देन जो भी टॉपिक्स आपने हाईलाइट किया, जो लाइंस आपने हाईलाइट की होंगी, उनको नेक्स्ट टाइम आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी और वही चीज़ें तैयार करनी है जो आपने हाईलाइट कर ली हैं, या आपको लगता है कि मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ या इसमें कोई नया कंसेप्ट है। अब इसके अलावा सेल वाला टॉपिक तकरीबन इतना ही है, और अगर मेरे जहन में कुछ आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। फ़िलहाल मेरे जहन में सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 एपिथेलियम। मुझे कंफर्म नहीं है कि चैप्टर 2 या चैप्टर 3 है एपिथेलियम का, लेकिन एपिथेलियम ही का चैप्टर है। सो एपिथेलियम आप अगर लई हुसैन से देखेंगे ना तो बहुत एक्सेसिव लिखा हुआ है, एक्सेसिव के साथ साथ बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। एक्सटेंसिव तो मैं नहीं कहूँगा, यानी कि तकरीबन इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़फुल हो सकती है, लेकिन जितना आपका जितनी आपको ज़रूरत है फॉर द हिस्टोलॉजी, और जितना इसका वेटेज होता है इन द प्रोफेशनल एग्ज़ाम, सो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि लाइक हुसैन में बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। सो आपने क्या करना है, लाइक हुसैन से सिर्फ एक मरतबा ओवरव्यू लेना है उससे, यानी कि एक मरतबा गो थ्रू करना है, ठीक है। अब आपने लाइक हुसैन से एक मरतबा गो थ्रू कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है कि हिस्टो कॉपी जो कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है उसको उठाना है, और फिर उसमें से जो टॉपिक, अब एपिथेलियम का ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके कोई भी एग्जांपल छोड़ी नहीं जा सकती, या कोई भी आप ऐसा नहीं कह सकता कि अनइम्पोर्टेंट है, बिकॉज कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है। सो आपने जितना भी एपिथेलियम दिया गया है विद इन द कॉपी, जो कॉपी में एपिथेलियम दिया गया जितना भी, सो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और एपिथेलियम का सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस लिहाज से, किस जगह से, हिस्टो कॉपी से। आपने हिस्टो कॉपी से, मैं तो ये कहूँगा कोई वर्ड ना छोड़ें, बिकॉज कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा अब उसके अंदर मुमकिन है कि आपको वो चीज़ याद ना रहे, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है, बिकॉज कि अब आपके दिन भी थोड़े रह चुके हैं, और टाइम टेबल और शेड्यूल का इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपने किस तरह मैनेज करना है। सो अब आपके पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, सो बहुत से बच्चे मुमकिन है उसको याद ना रख सकें, तो आपने क्या करना है कि उसका भी इस तरह एक आपने फ्लो चार्ट बना देना। कोशिश करें कि जितने भी क्लासिफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उनके पहले से ही फ्लो चार्ट बना के रख लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको उस फ्लो चार्ट को सोचने में टाइम ना लगे, बल्कि आप उसे उसी टाइम बना लें ईजीली। सो इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक ज़्यादातर नहीं पढ़ा होगा, या मुमकिन है उनको ना पता हो कि मॉड्यूल आ रहा है, लेकिन अब मॉड्यूलर टेस्ट आ गया। सो उनके लिए क्या है कि एपिथेलियम की हर चीज़ रिमेंबर रखना बहुत मुश्किल होता है। सो उन्होंने क्या करना है कि एक तो जो सेल की शेप है उसे अच्छी तरह रट्टा लगा लें। इसके अलावा जो न्यूक्लियस की शेप है वो आपको आनी चाहिए हर एक एपिथेलियम की, जितनी भी एपिथेलियम की टाइप्स हैं, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस है, चाहे वो सिंपल स्क्वायमस है, या फिर जितनी भी टाइप्स हैं, ट्रांजिशन एपिथेलियम वगैरह वगैरह। सो उनकी आपने सेल की शेप, न्यूक्लियस की शेप एंड एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज के अगर आपसे कोई भी एमसीक्यू आएगा फ्रॉम द एपिथेलियम वो एग्जाम्पल्स में से ही आएगा। वो कहेंगे कि भाई अच्छा ये बताएं कि ये किस एपिथेलियम से बिलोंग करती है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है वो किस एपिथेलियम से बिलोंग करता है, तो वो आगे जाके सिंपल को बड़ा एपिथेलियम बन जाएगा। और भी इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आपने ये चीज़ें अच्छी तरह तैयार कर ली, सो फर्स्ट टाइम मुमकिन आपको पढ़ने से याद ना हो, लेकिन जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिटेन रह जाएगा। एंड देन फिर आपने क्या करना है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन करनी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए करनी है कि अगर आपका एससीक्यू आ जाता है, सो वो एससीक्यू आप कम से कम अटैम्प्ट करने के काबिल हो। किसी भी एपिथेलियम से कोई भी एससीक्यू आ सकता है। एंड देन उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। सो मैं तो यही कहता हूँ कि पैथोफिजियोलॉजी का ना क्वेश्चन आ जाते हैं, एससीक्यू में आ गया था हमारे मरतबा। तो सो आपने क्या करना है कि जितनी पैथोफिजियोलॉजीज दी गई हैं फॉर द एपिथेलियम, तो वो आपने तैयार करनी है फ्रॉम द हिस्टोलॉजी कॉपी। मैं सारा हिस्टोलॉजी कॉपी से बता रहा हूँ, यानी कि आपने हिस्टोलॉजी कॉपी से ये करना है। जो लाइक हुसैन है उसे सिर्फ आपने एक मरतबा गो थ्रू करना है, एक मरतबा रीड करना है, ज़्यादा एक्सेसिव तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। अच्छा आपको ना कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी तैयार कर लो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो जब आप आगे प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। मेरे नज़दीक तो ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप सेल शेप और न्यूक्लियस शेप भी कर लेते हो ना, तो वही आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में लिख सकते हो, एज सच कोई उसमें मसला नहीं होता, ठीक है। सो एपिथेलियम का फ़िलहाल मेरे जहन में यही कुछ आ रहा है। एंड इसके अलावा एपिथेलियम ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि लाइक हुसैन से ना एक एक लाइन याद करना शुरू कर, तो मैं तो दोबारा कहूँगा कि आपने लाइक हुसैन की एक एक लाइन नहीं पढ़नी, बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। और ख़ास तौर पर जब आपका एक एससीक्यू आना है, अभी इसके अंदर भी आपका एक एससीक्यू ही आएगा, बिकॉज के एनाटॉमी में से आपके 2 एससीक्यूज आ रहे हैं। सो एक एससीक्यू एनाटॉमी से आ जाएगा, एक हिस्टोलॉजी में से आ जाएगा, एक एम्ब्रियोलॉजी में से आ जाएगा। सो एक सवाल के लिए
इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी करें और स्मार्ट स्टडी आपको अच्छे मार्क्स की तरफ लेकर जाएगी। और अगर समझ नहीं आ रही कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है तो इंशाल्लाह हम आपको वक्तन व वक्तन गाइडेंस देते रहेंगे। सो ये चैप्टर नंबर 3 ग्लैंड्स, या देख लीजिएगा चैप्टर 4 है कौन सा चैप्टर है, लेकिन ग्लैंड्स वाला चैप्टर ही है। अब अगर आप हिस्टोकॉपी देखेंगे ना तो हिस्टोकॉपी के अंदर जो ग्लैंड्स वाला टॉपिक है बहुत ही इरेगुलर लिखा हुआ है और उसके अंदर कुछ समझ नहीं आती है कहाँ से क्या करना है। सो मैंने तो अपने मतलब इस तरह किया था कि जो आपके लईक हुसैन है उसमें अच्छा लिखा हुआ है प्लस एग्जांपल्स के साथ। सो आपने क्या करना है, लेकिन उसके अंदर भी एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो ग्लैंड्स का टॉपिक हमेशा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स के लिए आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो ग्लैंड्स का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स करने के लिए एक तो आपने लईक हुसैन पढ़नी है और लईक हुसैन से ना जो चीज़ आप पढ़ेंगे या जो भी टाइप्स आप पढ़ेंगे उनका आपने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना लेना है, एक टेबल बना लेना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करें तो वो आसानी से रिवाइज़ हो जाए, ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। बिकॉज के बहुत तकरीबन आपके जो ग्लैंड्स होंगे वो 6 से 8 टाइप्स तक भी जा सकते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं और उन सब की एग्जांपल याद रखना 2-2 3-3 तकरीबन मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए अब ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन के आगे मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स या क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ जो उसका है सेक्रेटरी पोर्शन। सो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है वो आप आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगी, अभी मैं यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता। सो लाइक हुसैन से आपने कर लिया और टेबल भी बना लिया क्लासिफिकेशन का और उसकी एग्जांपल्स भी लिख ली और उसको अच्छी तरह याद भी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आगे यही बताई हुई है कि आपने फ्लो चार्ट बनाना है और एग्जांपल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज़। एग्जांपल्स में ज़्यादातर ना जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ में दी जाती हैं, यानी कि अगर कोई एमसीक्यू आएगा सो एग्जांपल में से आएगा और इसके अलावा बहुत मुश्किल है कहीं बाहर से वो एमसीक्यू बनाए। हाँ अगर टाइम बच रहा है तो आपने क्या करना है कि दूसरी बुक से भी कंसल्ट कर लें, बिकॉज के बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि लाइक हुसैन में नहीं दी गई हैं लेकिन वो पेपर में आई हुई हैं। सो वो फिर आपको कहाँ से मिलेंगी, वो दूसरी बुक से मिलेंगी। लेकिन दूसरी बुक से आपने सिर्फ एग्जांपल्स देखनी है, ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा उसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो दूसरी बुक से सिर्फ एग्जांपल्स देखनी है, सारी डेफिनेशंस वगैरह हर एक चीज़ उसकी नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स देखें दूसरी बुक से। और जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं क्लासिफिकेशन के वहाँ पे आपने उसे नोट डाउन कर लेना है और इससे ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करोगे ना तो आपको दोबारा वो दूसरी बुक नहीं देखनी पड़ेगी। सो आप इजीली वहाँ से तैयार कर लोगे। और इसके अलावा फ़िलहाल तो ग्लैंड्स के लिहाज से मेरे जहन में और कोई चीज़ नहीं आ रही, हाल बताओ कोई चीज़ आ जाएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूँगा, ठीक है। सो फ़िलहाल ये हिस्टोलॉजी के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन करूँगा। इन द एंड मैं समरी बता देता हूँ कि हिस्टोलॉजी को आपने किस बुक से तैयार करना है, लाइक हुसैन जंकुएरा या फिर आप फिर दोस्त भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्त के अंदर यह है कि कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है और अगर आप उससे इजीली फ्लो चार्ट्स बनाए तो नहीं हुए लेकिन आप उससे इजीली फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जिस तरह लाइक हुसैन में लिखा हुआ है उसके अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव करके और एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, फिर दोस्त में ऐसा लाइन लिखा हुआ है। सो अगर आप फिर दोस्त यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक पीडीएफ ही पड़ा हुआ है हिस्ट्रो की शॉर्ट लिस्टिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी मैं सेंड कर दूँगा जिस तरह जो टाइम मिलता है। सो उसका ये होगा कि लईक हुसैन की शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स लईक हुसैन में इंपॉर्टेंट है, मुमकिन आपके पास हो भी। सो अगर नहीं भी है तो मैं इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूँगा। और इसके अलावा तकरीबन यही पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द हिस्टोलॉजी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू हिस्टोलॉजी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एम्ब्रियोलॉजी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं।